नमस्कार, दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। पिछले 11 दिन से आदित्यनाथ योगी सीएम के तौर पर अपने सख्त तेवर से साफ संकेत दे रहे हैं कि वो यूपी के सिस्टम को बदलने के मजबूत इरादे के साथ देश के सबसे बड़े राज्य को चलाने वाले हैं, जिसमें वो अपनी उस इमेज को पीछे छोड़कर 22 करोड़ यूपी की जनता की बात कर रहे हैं, जिस इमेज में उनके विरोधी अब भी उन्हें कैद देखना चाहते हैं। इसीलिए कभी मीट के अवैध कारोबार की यूपी में मनमानी की खुली छूट देने वाले सिस्टम को सुधारने वाले एक्शन हो, या फिर छात्राओं में घर से बाहर सुरक्षा का विश्वास बनाने के लिए एंटी रोमियो ऑपरेशन हो, इन सभी में योगी राज को मुस्लिम विरोधी या फिर मॉरल पुलिसिंग करने के आरोपों में खींचने की कोशिशें हुई। फिर कल सूर्य नमस्कार और नमाज की तुलना कर देने वाली बात, और आज वंदे मातरम को लेकर मेरठ में विवाद। योगी के मिशन यूपी में वो असल मुद्दे फोकस से आउट हैं, जिन मुद्दों पर असल में बात होनी चाहिए, कि किस तरह से यूपी में सिस्टम की सर्जरी करने के लिए सीएम योगी पक्के दिख रहे हैं। सवाल यही है, जब बार बार योगी 22 करोड़ के पूरे यूपी की बात कर रहे हैं, तो फिर दूसरी गैर जरूरी बातों पर विवाद क्यों हो रहा है? अवैध बूचड़खानों को हटाओ। अवैध बूचड़खानों पर एक्शन हुआ तो मुस्लिम विरोधी। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे मेहरबानी करके हुए तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। छेड़खानी करने वालों पर एक्शन हुआ तो मॉरल पुलिसिंग। सूर्य नमस्कार में हमारे जितने आसन आते हैं, हमारे मुस्लिम बंधु जो नमाज पढ़ते हैं, आप देखते होंगे उससे मिलते जुलते हैं। सूर्य नमस्कार और नमाज में तुलना कर दी तो बड़ा विवाद। यह गलत इंटरप्रिटेशन है जो बिल्कुल दीन और इस्लाम के खिलाफ है। वंदे मातरम पर एक जगह हंगामा हुआ तो योगी पर सवाल। जो नई शुरुआत इन्होंने की है वो इस कदर गलत की है जो हमारे देश के और हमारे किसी के बात में नहीं। सिस्टम सुधारने में लगे योगी के मिशन यूपी के विलन कौन? उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के बारे में सोच सके, इस दृष्टि से सत्ता पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और दोनों मिलकर के कार्य कर सकें। लोकतंत्र में कहीं भी ये न लगे कि हमारे साथ भेदभाव है क्योंकि हम विपक्ष के हैं। पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं कि यह सरकार इस दृष्टि से आपके मार्गदर्शन में कहीं भी इस प्रकार की बातों को सामने नहीं आने देगी। ये मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहला भाषण है, जिसमें उन्होंने यूपी की 22 करोड़ जनता की बात की, किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव ना करने की बात की, यूपी को आगे बढ़ाने और सिस्टम को सुधारने की बात की, जिसके लिए 40 साल का सबसे बड़ा जनादेश यूपी की जनता ने दिया है। 22 करोड़ की आबादी, लेकिन जब हम विकास की दर को देखते हैं, उत्तर प्रदेश के आम जन की समस्या को देखते हैं, हम लोगों को लगता है कि हम बहुत पीछे हैं। क्या ये हो सकता है कि जनता ने अगर हमें चुना है तो सदन यहां पर चर्चा का एक मंच बन सके? क्या हम एक बार उन जन विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास कर पाएंगे? इसमें संदेह नहीं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय रहे हैं और जिसके लिए उनके विरोधी आज भी उनके आक्रामक बयानों वाले अतीत की याद दिलाते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या सीएम बनने के बाद भी योगी आदित्यनाथ को इसी खास इमेज में टाइप्ड कर देने की कोशिश हो रही है, जिसमें यूपी के कचरा बने सिस्टम को सुधारने की कोशिशों की चर्चा कम हो रही है? क्योंकि अचानक निरीक्षण करने से पुलिस के सिस्टम को जिम्मेदार बनाने और अफसरों को अपना वर्क कल्चर बदलने की वार्निंग सीएम के तौर पर योगी ने खुद दी है। इसके अलावा योगी ने सरकारी दफ्तरों में अफसरों और कर्मचारियों को राइट टाइम करने और काम में कोई कोताही नहीं बरतने की सीधी बात की है। एंटी रोमियो स्क्वाड के जरिए महिला सुरक्षा और रोज 1 घंटे पैदल गश्त के जरिए अराजक तत्वों पर पुलिस के सिस्टम को सतर्क रखने के लिए एक कोशिश हो रही है। अवैध बूचड़खानों का मुद्दा भी सिस्टम को ठीक करने से ही जुड़ा है, जिसमें अवैध तरीके से मीट का कारोबार करने की मनमानी मिली हुई थी, जिस पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया गया, जबकि अवैध बूचड़खाने बंद करने का आदेश 2 साल पहले एनजीटी ने ही दिया था। हमारी भी कुछ गलतियां हैं, जो बात है मैं सही कहूंगा, क्योंकि हम पे कुछ लोगों पे लाइसेंस है, कुछ पे नहीं है, और हमारे लाइसेंस बनाने में हमारी कमी है। कि समाजवादी सरकार तो जो समझो कि हमारी सरकार थी, उसमें ना हमने किसी से कहा ना किसी ने हमसे कहा। इस सरकार में हमें सच्चाई का पता चल रहा है कि हर चीज की लिखा पढ़ी होना चाहिए, हर काम तरीके से होना चाहिए।
मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद से योगी ने अपने हर सार्वजनिक भाषणों में यूपी के सिस्टम को सुधारने और विकास वाला एजेंडा ही बताया है। फिर चाहे वो सीएम बनने के बाद गोरखपुर में उनका पहला भाषण हो, या फिर लोकसभा में सांसद के तौर पर उनका आखिरी भाषण हो, या फिर आज विधानसभा की बात हो, या फिर कल योग महोत्सव से यूपी की सर्जरी करने वाली बात हो। उत्तर प्रदेश को देश के विकसिततम प्रदेशों में, उत्कृष्टतम प्रदेशों में स्थापित करने में सफल होगी। उत्तर प्रदेश में आप देखते रहिए, बहुत कुछ बंदी होने जा रही है वहाँ। तो मुझे यहाँ की सारी बीमारियों का पता है और उसका उपचार कैसे होना है, इसका भी मैं इंतजाम कर रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ सीएम बनने के बाद अपनी नई राजनीतिक छवि गढ़ रहे हैं, क्योंकि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर रहे हैं और इस पर कभी खुलकर बोलने से नहीं हिचकिचाए। लेकिन सीएम बनने के बाद उनके सार्वजनिक भाषणों और कामों से समझा जाए तो वो यूपी का सिस्टम सुधारने में कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, और वो अपनी आक्रामक छवि अब शासन चलाने को लेकर और सख्त मुख्यमंत्री के तौर पर बन रहे हैं। उस समय वो कुछ ज्यादा आक्रामक थे, आज से 10-15 साल पहले जब मैं उनसे मिला था, बल्कि आज से 5 साल पहले, और मुख्यमंत्री बनने से भी पहले। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है कि उनमें जितनी बड़ी उनको जिम्मेदारी मिली है, उतनी बड़ी उनकी विनम्रता भी बढ़ी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को कभी अवैध बूचड़खानों पर एक्शन को लेकर मुस्लिम विरोधी वाली छवि चिपकाई जा रही है, तो कभी सूर्य नमस्कार और नमाज में तुलना वाली बात को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है, जिसके बारे में सीएम योगी एक तरह से दोनों धर्मों को जोड़ने वाली बात कह रहे थे कि सूर्य नमस्कार और नमाज दोनों ही क्रियाएं एक जैसी हैं, लेकिन राजनीति एक नहीं होने देती। सूर्य नमस्कार में हमारे जितने आसन आते हैं, जितनी मुद्राएं आती हैं, आप सबको अगर देख लें तो हमारे मुस्लिम बंधु जो नमाज पढ़ते हैं, आप देखते होंगे उससे मिलते जुलते हैं। योगी ने सूर्य नमस्कार और नमाज की तुलना कैसे कर दी, इसी पर सबको परेशानी हो रही है। ठीक इसी तरह का विवाद वंदे मातरम के नाम पर मेरठ में हुआ, जहां वंदे मातरम को लेकर नगर निगम की बैठक में हंगामा हो गया। वंदे मातरम का मुस्लिम पार्षदों ने विरोध किया तो बीजेपी के पार्षदों ने नारेबाजी की। योगी आदित्यनाथ को उनके मिशन यूपी से भटकाने वाले मुद्दे हैं जिन पर ज्यादा जोर और ज्यादा चर्चा हर जगह हो रही है, जबकि वो मुद्दे पीछे छूट रहे हैं जिन पर फिलहाल योगी का फोकस है कि कैसे यूपी के सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। यही बात आज योगी ने अपने विधायकों से भी कही है। सबको शालीनता पूर्वक काम करना है, सबको क्षेत्र में रहना है, क्षेत्र की समस्याओं से सबको अवगत होना है और उन समस्याओं पर सबको निराकरण करा के काम करना है। अहंकार को उन्होंने सीधे तौर पर निकाल बाहर करने के लिए कहा है। अहंकार के साथ जो शब्दों की मर्यादा है, गाली गलौज की बात है और खासकर सोशल मीडिया से बचने की बात है। एक अच्छी संस्कृति के साथ में और जनता का जिससे काम हो सके, हम अधिकारियों से काम लें मगर एक मर्यादित भाषा में, और उनसे काम करवाएं अच्छे से, प्रेम से। सीएम योगी ने विधायकों को भी साफ कर दिया कि पद का रौब न दिखाएं, थानों में दबंगई ना करें, 3 घंटे की बैठक में सादगी और ईमानदारी बरतने और आचरण को लेकर सावधान रहने की हिदायत दी गई। लखनऊ से कुमार अभिषेक और मेरठ से राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। योगी के मिशन यूपी को गैर जरूरी मुद्दों में फंसाने और पुरानी छवि में ही उनको कैद देखने से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि योगी राज के 11 दिन में विवादों की ही बात ज्यादा हो रही है, जबकि सिस्टम को सुधारने वाली कई बड़ी पहल बैकग्राउंड में ही दिख रही हैं, जिन पर ज्यादा चर्चा और ज्यादा बात होनी चाहिए। हम आपको योगी की उन बड़ी कोशिशों के बारे में बताते हैं, जिनके जरिए यूपी के सिस्टम की सर्जरी करने की बात लगातार योगी कर रहे हैं। इसमें सिस्टम को राइट टाइम करना, सभी सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीनें लगवाने को कहा गया, जिससे अफसरों और कर्मचारियों की वक्त पर ऑफिस आने की आदत बने। रिटायरमेंट के बाद भी टिके 60 से ज्यादा अफसरों की छुट्टी कर दी गई है। अफसरों को 18 घंटे काम करने, नहीं तो हट जाने को कहा गया है। पुलिस के सिस्टम को सुधारना, डीजीपी ने थानों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के ऑर्डर दिए। हर पुलिस थाने में 1 महिला और 1 पुरुष पुलिसकर्मी जरूरी किया। हिस्ट्री शीटर और अराजक तत्वों पर तुरंत एक्शन लेने को कहा गया है। पुलिस को रोज 1 घंटा सड़कों पर पैदल गश्त करने को कहा गया। 14 डीसीपी के कल ट्रांसफर हुए, 100 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। इसके अलावा मंत्रियों और अफसरों से संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा गया है। विधायकों को आचरण में सादगी, ईमानदारी बरतने को कहा गया है। विधायकों को थानों में दबंगई न दिखाने के सख्त निर्देश हैं।
सरकारी दफ्तरों में पान मसाला, तंबाकू को बैन किया गया। शहरों में सड़क के किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया। 15 जून तक सभी सड़क के गड्ढे भरने के लिए कहा गया है। सभी जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली देने का रोस्टर बना है। ब्लॉक लेवल पर 20 घंटे और गांव में 16 घंटे बिजली देने को कहा गया है। अब ये कोशिशें आगे क्या रंग लाएंगी, ये सब कोशिशें सिस्टम को सुधार पाएंगी या फेल हो जाएंगी, ये सवाल तो हैं। लेकिन अभी इन सभी कोशिशों की ज्यादा चर्चा होनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि आखिर में इन कोशिशों का अभी कितना फायदा हो रहा है। क्या ये वाकई सिस्टम को बदल रही है, जिससे ये भी हो कि ये सब एक्शन सिर्फ रस्मी साबित ना हो, इनका असर लंबा रहे। सिस्टम को सुधारने की इसी बड़ी कोशिश में एक अभियान अवैध बूचड़खानों और मीट के अवैध कारोबार को लेकर भी चला है, जिसको लेकर मीट के कारोबारी उत्तर प्रदेश में हड़ताल पर चले गए थे। आज मीट के कारोबारी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मिले। सीएम ने कहा कि अवैध कारोबार पर एक्शन बंद नहीं होगा, लेकिन किसी अधिकारी को नाजायज तरीके से कार्रवाई नहीं करने दी जाएगी। मीट के कारोबारियों को अपनी गलतियां सुधारने का मौका दिया जाएगा। कारोबारी अपने लाइसेंस को रिन्यू करवाएं, बूचड़खानों और मीट की दुकानों को नियमों और सही तरीके से ही चलाएं। जिनके पास लाइसेंस है वो नियम का पूरा पालन करें। मीट कारोबारी सीएम की बातों और उनके भरोसे से संतुष्ट दिखे। उन्होंने कल से हड़ताल भी खत्म कर देने की बात कही। यूपी के मीट कारोबारी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। सीएम ने भरोसा दिया कि किसी पर नाजायज कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन मीट के अवैध कारोबार पर एक्शन नहीं रुकेगा। सरकार सिर्फ नियमों का पालन कर रही है। ये सरकार सबकी सरकार है। ये सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी का पालन करना चाहती है। पिछली सरकारों को कर लेना चाहिए था, ना तो ये तकलीफ नहीं होती। सरकार को कहीं संवैधानिक कोई कठिनाई हो, उसका भी सरकार को ध्यान देना पड़ता है। बूचड़खानों पर कार्रवाई के दौरान कई जगहों पर अधिकारियों और कर्मचारियों पर उन मीट दुकानों को भी बंद कराने के आरोप लगे जो नियमों का पालन कर रही थी। कई जगहों पर चिकन की दुकानें भी बंद करवाने की रिपोर्ट आई। मीट कारोबारियों ने अपनी परेशानी बताई तो सीएम ने सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि पूर्वाग्रह से कोई भी ये सरकार काम नहीं कर रही है और ना ही इस सरकार ने कोई भी निर्देश किसी भी अधिकारी को दिया है कि तो आप चेहरा और जाति देख के कोई काम करो। उत्तर प्रदेश में मीट के अवैध कारोबार पर बड़े एक्शन के बीच वो दुकानदार फंस गए जिनकी रोजी रोटी ही मीट के कारोबार से चलती। उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया। अधिकारी भी कहीं कहीं इस एक्शन का दुरुपयोग कर रहे हैं। सीएम योगी ने आधे घंटे तक मीट कारोबारियों के डेलीगेशन में हर एक की बात को सुना। उन्होंने हमारी बात को 30 मिनट से ज्यादा सुना और हर एक आदमी को बोलने का मौका दिया। हर एक आदमी की तकलीफ को उन्होंने महसूस किया, लेकिन उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ तौर पे कह दी है कि मैं कहीं भी ये नहीं चाहता कोई भी अधिकारी जो है वो हमारे किसी पावर का नाजायज इस्तेमाल करे, और अगर कोई भी अधिकारी कोई ऐसा काम करता है तो उसको हमारी नोटिस में लाइए और हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। मीट कारोबारी सीएम के साथ मीटिंग में उनके द्वारा दिए आश्वासनों से संतुष्ट हुए। कल से उन्होंने हड़ताल वापस लेने की अपील की है, क्योंकि नई सरकार के एक्शन के बाद से मीट कारोबारी पूरे यूपी में हड़ताल पर चले गए। कारोबारियों से लाइसेंस अप्लाई करने और दुकानों को नियमों के मुताबिक चलाने। खबरदार में कल हमने आपको टीवी न्यूज के इतिहास में पहली बार कश्मीर के पेशेवर पत्थरबाजों के खुफिया इंटरव्यू दिखाए थे। आज तक के इस ऑपरेशन पेशेवर पत्थरबाज ने आतंकवादियों के लिए अपने दिलों में सॉफ्ट कॉर्नर रखने वालों को बेचैन कर दिया है, लेकिन अब ऐसे देशद्रोहियों की बेचैनी में तेज बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि ऑपरेशन पेशेवर पत्थरबाज के पार्ट 2 में आज हम कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं का गुरु चेला कनेक्शन खोलने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कश्मीर में पत्थरबाज कंपनी के चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर यानी CFO कौन है। ये कश्मीर के पेशेवर पत्थरबाजों के असली आका हैं, जो कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक फैले हुए हैं। कितना पैसा देता हूँ? अभी 5-6 हज़ार तक, 7 हज़ार तक।
हो जाए और कपड़े वपड़े बीच में जूते। आज तक न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर कश्मीर घाटी के अंदर जो स्टोन पेल्टिंग एजिटेशन, जो पत्थरबाज वहां के अंदर घटनाक्रम कर रहे हैं, ये कोई आजादी की लड़ाई नहीं है, ये कोई नाइंसाफी के खिलाफ वहां कोई जंग नहीं जारी है। ये एक पैसे के बल पर कश्मीर घाटी के अंदर गंदा खेल पाकिस्तान, उसकी जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, अलगाववादी और आतंकवादी कश्मीर के अंदर गंदा खेल खेल रहे हैं। आज तक ने कश्मीर के पेशेवर पत्थरबाजों को बेनकाब किया तो इसका असर हर तरफ हुआ। कितनी आप पत्थरबाजी कर चुके हैं कश्मीर में? बहुत 2008 से कंटिन्यू। सबसे पहले मैं आज तक को बधाई देना चाहूंगा कि जो इसके कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने स्टिंग ऑपरेशन करके नकाब पोश, जो वहां पे नकाब पोश थे, उनका पर्दाफाश किया है और किस तरह से पत्थरबाजी एक धंधा बना हुआ है कश्मीर वैली के अंदर, जहां पर कि नौजवानों को पे रोल पर रखा हुआ है ISI ने और पाकिस्तान ने, और उनको पैसे देकर फौज और पुलिस के ऊपर पत्थर गिरवाने का जो काम वहां पर चल रहा है, उसका पर्दाफाश जो किया आज तक ने, ये एक बहुत बड़ी बात है। आखिरी कब आपने पत्थरबाजी की है? जुम्मा के दिन हम करते हैं। कश्मीर में जान पर खेलकर जब सेना और पुलिस के जवान आतंकियों से एनकाउंटर करते हैं, तब कश्मीर के पेशेवर पत्थरबाज आतंकियों की ढाल बन जाते हैं। आज तक के ऑपरेशन पेशेवर पत्थरबाज में पत्थरबाजों के कबूलनामे ने इसकी गवाही दी। जान गए पर नाम नहीं देंगे उनका, क्योंकि वो हमारे लिए, जब पेट में कोई जाएगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। पकड़े जाते हैं, किसी पैसा देता है उसका नाम लेते हैं ना, उसका नाम नहीं। क्यों? हम तो उनको जानते ही नहीं। आज तक पर भाड़े के पत्थरबाजों ने सनसनीखेज राज उगले, लेकिन अपने आकाओं का नाम नहीं उगला। इसीलिए पत्थरबाजी के चेलों को बेनकाब करने के बाद अब कश्मीर में पत्थरबाजों के गुरुओं को बेनकाब कर रहा है आज तक। यही वो गठजोड़ है जिसने कश्मीर में पेशेवर पत्थरबाजों की पूरी जमात पैदा कर दी है। ये अलगाववादी ही हैं जो कश्मीर के नौजवानों को पत्थरबाज बनाते हैं और आतंकवादियों के जनाजों में भीड़ जुटाते हैं, जिसकी गवाही ये तस्वीरें देती हैं। बड़गाम मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के जनाजे में लोगों की भीड़ को अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने फोन के जरिए भड़काऊ भाषण देकर उकसाने में कोई। कश्मीर के अलगाववादी संगठन पेशेवर पत्थरबाजों को पेरोल पर रखने वालों में घर के भेदी की भूमिका में है, जबकि पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI कश्मीर के पत्थरबाज कंपनी के फाइनेंसर हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान हवाला नेटवर्क के जरिए हर साल 100 करोड़ रुपए कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने के लिए भेजता है। पाकिस्तान से आया आतंकी फंड सीधे कश्मीर के अलगाववादियों के पास पहुंचता है। अलगाववादी संगठन इस पैसे से कश्मीर में सुरक्षा बलों के खिलाफ प्रदर्शन और पत्थरबाजी की घटनाओं को फाइनेंस करते हैं। यहाँ तक कि पत्थरबाजी की घटनाओं में कश्मीर के स्थानीय नौजवानों के साथ साथ पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल होते हैं। इट्स अ well-oiled network. Money comes from anti-nationals as well as from across the border. People are tasked to get stones, people are supplied stones, people are paid for stone throwing. So there is nothing new so far as I am concerned, but I compliment you for putting this sting through. आज तक के खुफिया कैमरे में पकड़े गए कश्मीर के पत्थरबाज टोली ने ये राज भी उगला था कि कैसे पत्थरबाजी की घटनाओं को मैनेज किया जाता है। कौन कहता है आपको कि भैया आज पत्थर फेंकना है, कल पत्थर फेंकना है या परसों फेंकना है? दोस्त लोग सर मैसेज कर देते हैं व्हाट्सएप पे। अच्छा, व्हाट्सएप पे? जी सर। तो आपका अलग व्हाट्सएप करते हैं या कोई ग्रुप बनाया हुआ है? ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप। कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए पत्थरबाजों को इकट्ठा करने का काम सोशल मीडिया के जरिए किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऐसे 35 संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप्स को अपने रडार पर लिया है। यानी तमाम सबूतों और पेशेवर पत्थरबाजों के कबूलनामे से यह साबित होता है कि कश्मीर में पत्थरबाज गैंग के असली गुरु पाकिस्तान में बैठे हैं और कश्मीर के अलगाववादी पाकिस्तान के चेलों की भूमिका निभा रहे हैं। कमलजीत संधू, आज तक।
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और कश्मीर के अलगाववादियों की गुरु चेले वाली जोड़ी कश्मीर को बर्बाद करने पर तुली है। लेकिन अब कश्मीर में सेना और पुलिस पर पत्थरबाजी से भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि आज कश्मीर में फौजियों का खून बहाने वाला आतंकी प्लान सामने आया है। आज पाकिस्तान के पालतू आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी ने कश्मीर में पेशेवर पत्थरबाजों को भारतीय सेना और कश्मीर पुलिस के जवानों पर गोलियां चलाने के लिए उकसाने वाला वीडियो जारी किया है। इसे आप कश्मीर के पेशेवर पत्थरबाजों के प्रमोशन का आतंकी प्लान भी कह सकते हैं। टीवी न्यूज के इतिहास में पहली बार आपने सुने कश्मीर में भाड़े के पत्थरबाजों के सनसनीखेज खुलासे, और अब सुनिए भाड़े के पत्थरबाजों के हाथों में हथियार थमाने का आतंकी प्लान। खुदा किसी जगह एनकाउंटर होता तो आप पहले वहां पे जाते हो। अब अगर आप जाते भी हो, अब मेहरबानी एक कीजिए, मैं आपको एक प्लान बताऊंगा आपको करना क्या है। आज तक के ऑपरेशन पेशेवर पत्थरबाज के बाद जारी किए गए इस वीडियो में अपने चेहरे को नकाब से छिपाकर हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी जाकिर मूसा कश्मीर के पेशेवर पत्थरबाजों को प्रमोशन देने के आतंकी प्लान का खुलासा कर रहा है। खुदा किसी जगह एनकाउंटर होता तो आप पहले वहां पे जाते हो। अब अगर आप जाते भी हो, अब मेहरबानी एक कीजिए, मैं आपको एक प्लान बताऊंगा आपको करना क्या है। आप जहां भी जाओगे किसी भी एनकाउंटर जगह पे, तो आप वहां पे एक काम कीजिए, 2-4 गोलियां फौजों को भी मार दो। वहीं पे गोलियां तो चलती रहती है ना वहां पे, तो 2-4 गोलियां फौजों को भी मार दो। अब किसको पता कहां से गोली आ गई, अंदर से आ गई कि बाहर से आ गई। गोली पे थोड़ी किसी का नाम लिखा होता है। फौजियों पर गोली चलाने के लिए हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी जिन लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहा है, वो कश्मीर के वही पेशेवर पत्थरबाज हैं जो अब तक सेना के जवानों पर पत्थरबाजी करते आए हैं। किसी आदमी को जख्मी किया आपने अभी तक? किसी फौजी को? कितने फौजियों को जख्मी किया हुआ? 10-15। कश्मीर के नौजवानों को भाड़े के पत्थरबाज बनाने वालों को बेनकाब होते देखने से पहले हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी की भड़कीली बातों को गौर से सुन लीजिए, क्योंकि ऐसे ही भड़कीले भाषणों के जरिए पहले कश्मीर के युवाओं को पत्थरबाज बनाया गया और अब हत्यारा बनाने की आतंकी साजिश रची जा रही है। 10-12 SHOs ऐसे हैं जिन्होंने हमारी तहरीक को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत जल्द मैं उनके नाम पूरे लिस्ट के जरिए पूरा उनका लिस्ट एक बनाऊंगा, पूरा बायोडाटा उनका बताऊंगा और वो फेसबुक पे शेयर करूंगा। अब मेहरबानी करके ग्राउंड लेवल पे उनका काम कीजिए। उनको मारना नहीं है, बस उनके हाथ काटने हैं, पैर काटने हैं, ताकि वो जिंदगी भर याद रखेंगे कि उन्होंने किस कौम के साथ गद्दारी की है। ये कश्मीर में हिंसा की आग भड़काने का नया आतंकी प्लान है, क्योंकि अब तक तो सिर्फ सेना और पुलिस के जवानों पर पत्थरबाजी के लिए ही कश्मीर के नौजवानों को भाड़े पर लिया जाता रहा है। किन लोगों पे पत्थर मारे आपने? बहुत सारे आर्मी पर, SHO पर, और जो ये आते वो क्या बोलते हैं इनको, मिनिस्टर लेवल के जो होते हैं वही। कश्मीर को हिंसा की आग में धकेलने के लिए ये पाकिस्तान के पाले हुए और कश्मीर में अलगाववादियों द्वारा पोषित आतंकवादी संगठनों का प्लान भी है, जिसके जरिए कश्मीर के पेशेवर पत्थरबाजों को प्रमोशन देकर फौजियों और पुलिस वालों का कातिल बनाने की साजिश रची जा रही है। आखिर में अपने अवाम से यही अपील करना चाहता हूँ कि वो हुर्रियत और मुजाहिदीन के साथ शाना बशाना खड़े रहे और गद्दारी न करे। जमशेद खान और सुशांत पाठक के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में अब हम सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का विश्लेषण करेंगे जिसने देश की ऑटोमोबाइल कंपनियों को स्टॉक क्लियरेंस सेल लगाने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल देश में बढ़ते प्रदूषण पर चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल से BS3 वाहनों के निर्माण, बिक्री और रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह बैन कर दिया है और अब 1 अप्रैल से देश में सिर्फ BS4 वाहन बनाए और बेचे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से ऑटोमोबाइल कंपनियों को जोर का झटका लगा है, जिसके पास 8 लाख से ज्यादा BS3 वाहनों का पुराना स्टॉक मौजूद है। इस वजह से ऑटोमोबाइल कंपनियां और वाहन डीलरों ने BS3 वाहनों वाला अपना पुराना स्टॉक क्लियर करने के लिए आज उनके दाम 20 से 40% तक कम कर दिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर BS3 और BS4 वाहन क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर होता है, तो आपको बता दें कि BS की फुल फॉर्म भारत स्टेज है, जो भारत में चलने वाले वाहनों में इस्तेमाल फ्यूल से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने का स्टैंडर्ड है। आसान भाषा में कहें तो BS स्टैंडर्ड से पता चलता है कि आपकी गाड़ी कितना प्रदूषण फैलाती है।
BS स्टैंडर्ड को सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तय करता है। BS के साथ जो नंबर होता है उससे पता चलता है कि इंजन कितना प्रदूषण फैलाता है। BS में जितना बड़ा नंबर होगा उस स्टैंडर्ड वाली गाड़ी से उतना ही कम प्रदूषण होगा। भारत में अभी BS3 स्टैंडर्ड लागू है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब BS4 स्टैंडर्ड लागू हो जाएगा। ऑटोमोबाइल कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट से BS3 वाहनों को हटाने के लिए 1 साल का वक्त मांगा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनसुना कर दिया। इसका असर यह हुआ कि वाहन कंपनियों ने BS3 वाहनों को औने पौने दाम पर बेचना शुरू कर दिया और कई शहरों में गाड़ियों के शोरूम्स पर धनतेरस और दिवाली जैसा माहौल बन गया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कतारें बाइक्स की भी लगी हैं, BS3 की, और खरीदने वालों की भी लगी हैं। 1 अप्रैल से पहले इन तमाम गाड़ियों को बिक जाना है, रोड पे आ जाना है। इसके बाद नए गाड़ियां बिक सकती हैं। ये वैसे ही हो जाएंगे जैसे 1000 और 500 के नोट 8 नवंबर की रात हो गए थे। कुछ वैसा ही मामला है। लोग यहाँ पर कतार में खड़े हैं, यही इंक्वायरी लेकर आ रहे हैं कि छूट वाली गाड़ी कौन सी है। और यहाँ कंपनियों की स्थिति ये है कि वो बेहतर छूट के साथ और इन गाड़ियों को अपने सिर से निकालना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं, कुछ खरीदार यहाँ पर पहुंचे। आपका नाम क्या है? सचिन सिंह सर। सचिन, तो आप भी इसी चक्कर में आए हैं कि BS3? जी सर, जी बिल्कुल सर। तो आपने कौन सी? यहाँ सर अवेलेबल ही नहीं है अभी, तो जो हमारे पसंद की वो अवेलेबल ही नहीं है। आप कौन सी गाड़ी चाहते हो? हम तो सर ये मेस्ट्रो के लिए आए थे, तो कह रहे हैं वो BS4 की है, BS3 की तो है नहीं। तो अशोक जी, आप भी इसी डिस्काउंट वाली गाड़ियों में? जी हाँ जी सर। तो आपने कौन सी गाड़ी पसंद? मैं मेस्ट्रो लेने आया था सर। आप भी मेस्ट्रो? हाँ जी। वो भी BS4 की है? BS3 वाली लेने आया था सर, BS4 नहीं मिल रही सर। यहाँ के मैनेजर हमारे साथ हैं हीरो के शोरूम के करोल बाग में। आपका नाम क्या है? सर जफर। जफर साहब, तो ये आपने किस तरह से ये गाड़ी? सर देखिए, ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स थे जो बहुत पहले आ चुके थे, सभी डीलर्स को इसके बारे में पता था। तो हमारे पास कुछ गाड़ियाँ थी, कम से कम 100-150 गाड़ियाँ थी। हम महीने से भी बेच रहे हैं और हमें पता थी ये बात कि 31 मार्च 2017 को ये डिस्क्लोज कर दी गवर्नमेंट। तो इस प्रोसेस में हम पहले ही काम कर रहे थे। हमारा 1 महीने से पहले डिस्काउंट चल ही रहा है। वो 4000, 5000, 3000 से डिस्काउंट चल ही रहा है। अब ये 10,000 तक, अब 10,000 तक आ गया, क्योंकि ऑलरेडी यानी कोर्ट का एक आदेश अलग अलग लोगों के लिए कैसे अलग अलग असर डालता है। डीलर्स के लिए कोर्ट का आदेश शनि की 7:30 ही हो गया, जितनी जल्दी टल जाए बढ़िया। लेकिन ग्राहकों के लिए लॉटरी लग गई है कि जल्दी जाएं और ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट पाएं, अपने पसंद की गाड़ी लेके आएं। अब BS3 है तो क्या फर्क पड़ता है, लाइट दिन में भी ऑन कर लेंगे। कैमरामैन आलोक दास के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।